क्या हम मनुष्यों में अब भी बदलाव हो रहे हैं? आज से लाखों साल पहले मनुष्य कुछ अलग थे, लेकिन जैसे आज हम दिखते हैं वैसा बनने में लगभग 3.5 अरब साल लगे। क्या आज से लाखों साल बाद मनुष्य वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आज दिखते हैं? क्या वे और ज़्यादा विकसित होंगे? मतलब क्या उनका मस्तिष्क और ज़्यादा विकसित होगा? क्या वे हमसे और ज़्यादा लंबे या छोटे होंगे? क्या उनके चेहरे का आकार और रंग कुछ और ही होगा? क्या उनमें कुछ ज़्यादा शारीरिक योग्यताएं या विशेषताएं होंगी या फिर हमसे भी कम होंगी? हमें ये सब अभी नहीं पता है और भविष्य के बारे में कुछ कहना एक कल्पना ही होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मनुष्य में आनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं। हर साल मानव जीनोम के 3.5 बिलियन बेस पेयर में से लगभग 2 में बदलाव हो रहा है। ये सच में बहुत बड़ी बात है और इस बात का सबूत है कि लाखों करोड़ों साल बाद इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आज दिखता है। लेकिन इससे पहले आइए अतीत में चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्यता प्राप्त सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, जिसके अनुसार बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे बिंदु में समाया हुआ था। ये बिंदु इतना छोटा था कि इसका साइज ही नहीं बताया जा सकता और ना ही हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और शक्ति भरी हुई थी। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हमारी मौजूदा फिजिक्स के नियम इस अवस्था को ठीक से नहीं समझा सकते, इसलिए यह पूरी तरह से रहस्यमय है। हालांकि इसे एक बिंदु के रूप में समझाया जाता है, लेकिन यह कोई ठोस चीज नहीं थी। ये बस एक सोच है जो बिग बैंग से पहले की स्थिति को दर्शाता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी वह अविश्वसनीय रूप से छोटा बिंदु था जहां से पूरा ब्रह्मांड शुरू हुआ। चलिए, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये तो जान लिया, लेकिन इस शुरुआत के बाद यानी कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ? बिग बैंग एक विशाल विस्फोट था जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। बिग बैंग विस्फोट के पहले सेकंड में ही बहुत कुछ घटित हो गया। ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलने लगा। यह एक छोटे बिंदु से बहुत बड़ा होने लगा, जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर वो फैलता है। शुरू में तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे ऊर्जा ने छोटे छोटे कण बनाए, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। यही आगे चलकर हर चीज के निर्माण में मदद करने वाले थे। बिग बैंग के सिर्फ 3 मिनट बाद ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ। अब ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर पहला तत्व बना रहे थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो गैसें आगे चलकर तारों और आकाशगंगाओं की नींव बनी। कल्पना कीजिए, आप एक अनजानी अनदेखी जगह पर खड़े हैं। चारों तरफ गहरा अंधेरा है, इतना गहरा कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक सन्नाटा। यह था ब्रह्मांड का अंधकार युग, द कॉस्मिक डार्क एजेस। वो दौर जब ब्रह्मांड में रोशनी का एक भी जरिया नहीं था। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में ऊर्जा, गैस और कण बिखरे हुए थे। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व बन चुके थे। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी कि कोई रोशनी पैदा करने वाला ही नहीं था। ना कोई तारा, ना कोई आकाशगंगा, सिर्फ धुंधली गैस और धीरे धीरे ठंडा होता ब्रह्मांड। इस समय को ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय दौर कहा जा सकता है, क्योंकि आज हम चाहे जितनी भी दूरबीनें बना लें, हम इस अंधकार को सीधे देख नहीं सकते। यह एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी, बस हाइड्रोजन और हीलियम की अदृश्य गैसें जो बिना किसी हलचल के भटक रही थी। ब्रह्मांड अपने सबसे शांत, सबसे ठंडे और सबसे अकेले दौर में था। लेकिन यह अंधकार हमेशा के लिए नहीं था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। कहीं बहुत दूर इस अनंत अंधेरे के बीच पहला तारा जन्म लेने वाला था। फिर एक दिन पहली रोशनी, एक तारे ने जलना शुरू किया, और फिर दूसरा, और फिर हजारों लाखों। ब्रह्मांड का अंधकार युग खत्म हो रहा था। पहली बार रोशनी ने इस अनंत शून्य को तोड़ दिया था। जब पहला तारा जन्मा तब पहली बार ब्रह्मांड में रोशनी आई। इन्हीं तारों ने मिलकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं बनाई, और उन्हीं में से एक थी मिल्की वे, हमारी अपनी आकाशगंगा। मिल्की वे में एक जगह गैस और धूल का एक बादल घूम रहा था।
बिल्कुल शांत, स्थिर, लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। एक हलचल शुरू हुई, सब कुछ सिमटने लगा। गैस और धूल के कण धीरे-धीरे घूमने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घुमा रहा हो। कोई बाहरी झटका लगा, शायद एक सुपरनोवा विस्फोट या कोई और ऊर्जा का स्रोत जो इस धूल और गैस के बादल को हिलाने लगा। अब ये बादल स्थिर नहीं रहा, यह घुमावदार, तेज और शक्तिशाली बनने लगा। गैस और धूल एक केंद्र की ओर खींचने लगी, धीरे धीरे, और फिर तेज, और फिर और तेज। जैसे जैसे गैस और धूल केंद्र की ओर खींचते गए, वहां दबाव और तापमान बढ़ता गया, यहाँ तक कि यह छोटा बादल अब प्रोटोसन बन चुका था। एक जलती हुई गेंद जो सूरज बनने के लिए तैयार थी। लेकिन अब तक यह पूरी तरह नहीं जला था। अभी इसमें वो ताकत नहीं थी जिससे वह ब्रह्मांड को रोशन कर सके। फिर एक जादुई क्षण आया जब अत्यधिक दबाव और गर्मी ने हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया। यह था न्यूक्लियर फ्यूजन, वो पल जब सूर्य की आग जल उठी, हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाने लगी और इसी से निकली असीम ऊर्जा और प्रकाश। यही था सूरज का असली जन्म, जब इसने पहली बार जलकर ब्रह्मांड में अपनी रोशनी फैलाई। ये ब्रह्मांड के बनने के बाद आज तक हुई सबसे बड़ी घटना थी, खासकर हमारे अस्तित्व के लिए। अब हमारे सौर मंडल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कोई ग्रह नहीं था। अब सूर्य इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने अपने आसपास की धूल और गैस को बाहर फेंक दिया। यही धूल और गैस बाद में ग्रहों, चंद्रमाओं और धूमकेतुओं को बनाने वाली थी। लेकिन ये सब बिखरा हुआ था। ग्रह बनने के लिए इसे जुड़ना था, आकार लेना था, और यह सब शुरू हुआ गुरुत्वाकर्षण की वजह से। धीरे धीरे छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में चिपकने लगे। पहले रेत के कण जितने छोटे टुकड़े थे, फिर वे मिलकर पत्थर बने, फिर चट्टानें, और फिर पहाड़ जितने बड़े टुकड़े। ये टुकड़े आपस में टकराते गए, टूटते गए, फिर जुड़ते गए, और इस तरह ग्रहों के बनने की शुरुआत हुई। लगभग 4.5 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण के कारण अनगिनत चट्टानें आपस में जुड़कर एक बड़े गोले में बदल गई, और ये गोला था हमारी पृथ्वी का शुरुआती रूप। लेकिन यह आज की तरह नीला हरा ग्रह नहीं था। यह एक आग का गोला था, चारों तरफ लावा की नदियां, गर्म गैसें, ज्वालामुखियों का उबलता संसार। कल्पना कीजिए, हमारी पृथ्वी बिल्कुल अकेली थी। आसपास कोई चंद्रमा नहीं था, बस जलती हुई चट्टान और अनगिनत उल्काओं की बौछार। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए पृथ्वी को बदल दिया। ये कहानी है चंद्रमा के जन्म की, एक महाविनाशकारी टक्कर की जो एक नए साथी को जन्म देने वाली थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी सौर प्रणाली में एक और ग्रह मौजूद था, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा। यह लगभग मंगल के आकार का था। यह भी उन्हीं गैस और धूल के बादलों से बना था जिनसे पृथ्वी बनी थी। यह उसी कक्षा के पास था जहां पृथ्वी थी, लेकिन पूरी तरह स्थिर नहीं था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण की खींचतान के कारण थिया की कक्षा अस्थिर हो गई, और फिर वह तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। थिया पूरी रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पिघल गया। थिया खुद भी चकनाचूर हो गया। भयंकर आग और लावा अंतरिक्ष में बिखर गया। पूरा ब्रह्मांड इस टक्कर से गूंज उठा। इस भयानक टक्कर के बाद पृथ्वी से और थिया से निकले कई छोटे बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए, लेकिन वे खत्म नहीं हुए। गुरुत्वाकर्षण ने इन टुकड़ों को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। धीरे धीरे ये मलबा एक साथ जुड़ने लगा। लाखों सालों में ये टुकड़े एक बड़े गोले में बदल गए, और ये गोला था हमारा चंद्रमा। शुरुआती समय में चंद्रमा भी एक जलता हुआ लावा का गोला था, लेकिन धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। उसकी सतह पर गड्ढे बने, और वो वैसा दिखने लगा जैसा आज हमें दिखता है। अब तक की कहानी अद्भुत रही। ब्रह्मांड ने जन्म लिया, सूरज बना, ग्रहों ने आकार लिया, और हमारी पृथ्वी भी बन चुकी थी। लेकिन यह अब भी वो दुनिया नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यहाँ कोई हरी भरी धरती नहीं थी, ना कोई समुद्र और ना कोई हवा। यह एक जलता हुआ, उबलता हुआ भयानक नर्क था। परिवर्तन की आंधी अभी बाकी थी। पृथ्वी एक जलता हुआ गोला थी, चारों ओर लावा की नदियां, वायुमंडल में जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। कोई ऑक्सीजन नहीं थी, कोई पानी नहीं, कोई जीवन नहीं। इस समय पृथ्वी पर सांस लेने लायक हवा नहीं थी। हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे, चारों ओर अंधेरा और धुआं था। लेकिन इन सब के बीच धीरे धीरे कुछ बदल रहा था।
अब पृथ्वी ठंडी होने लगी थी। जब धरती का तापमान गिरा तो वायुमंडल में मौजूद भाप ने बादलों का रूप लिया और फिर हुआ कुछ चमत्कारी, पहली बारिश। यह बारिश हजारों सालों तक होती रही। पहले महासागर बने, धरती की सतह पर पानी की झीलें बनी, लावा ठंडा होकर चट्टानों में बदलने लगा और यहीं से जीवन की संभावनाएं जन्म लेने लगी। अब चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ने लगा था। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा बनने लगे, समुद्रों में लहरें उठने लगी, हवा तेज हुई, तूफान बने और धरती पर मौसम बनने लगा। अब पृथ्वी पर दिन रात का चक्र स्थिर होने लगा। पहली बार वायुमंडल में बादल और हवाएं बनी, गर्म और ठंडी जगहों में अंतर आने लगा। लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक वीरान सुनसान दुनिया थी, एक ऐसा ग्रह जहां कोई हलचल नहीं थी, कोई जीवन नहीं था। पर अब कुछ बदलने वाला था। अब आने वाला था जीवन का पहला बीज। आज से 380 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल अलग दिखती थी। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक उथला समुद्र और आग उगलते ज्वालामुखी। लेकिन यहीं पानी की गहराइयों में कुछ अद्भुत घटने वाला था। धरती पर पहली बार जिंदगी पनपने वाली थी। जमीन पर भयानक ज्वालामुखी फूट रहे थे, घने बादल छाए हुए थे जिनसे लगातार बारिश हो रही थी। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भरी थी। अंतरिक्ष से भी उल्कापिंडों की बौछार हो रही थी, जो धरती पर लगातार गिर रहे थे। लेकिन समुद्रों की गहराइयों में कुछ अलग ही हो रहा था। सूर्य की रोशनी वहां नहीं पहुंचती थी, लेकिन समुद्र के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे। ये गर्म पानी के फव्वारे थे जो पृथ्वी के अंदर से निकल रहे थे। इन वेंट्स में सल्फर, लोहा और अन्य खनिजों की भरमार थी, जो जीवन के निर्माण के लिए जरूरी तत्व थे। यही जगहें शायद जीवन की पहली प्रयोगशाला बनी। समुद्र के अंदर सूक्ष्मतम स्तर पर जीवन का पहला बीज अंकुरित हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये दुनिया के सबसे आदिम और सरल जीव थे, जो बिना किसी न्यूक्लियस के थे। ये एकल कोशिकीय जीव थे जिनके अंदर डीएनए तैरता रहता था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की दो प्रमुख श्रेणियां थीं। आर्किया, ये बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीव थे। ये उबलते पानी, अम्लीय झरनों और समुद्र के नीचे ज्वालामुखी वेंट्स में पनपते थे, जो आज भी वहां पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, ये साधारण कोशिकाएं थी, जो बाद में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनी। आज हम जिन बैक्टीरिया को जानते हैं, उनका इतिहास इन्हीं प्राचीन कोशिकाओं से जुड़ा है। अब जीवन को ऊर्जा की जरूरत थी और यह दो तरीकों से हुआ, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। गहरे समुद्र में रहने वाले आर्किया और बैक्टीरिया ने ज्वालामुखी गैसों से रसायनों को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू किया। यह कीमोसिंथेसिस कहलाता है और आज भी समुद्र की गहराइयों में पनपने वाले जीव यही तरीका अपनाते हैं। 3.5 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों ने सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेना शुरू किया और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन यह एक समस्या भी थी, क्योंकि उस समय के कई बैक्टीरिया ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते थे। नतीजा, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। शुरू में यह पानी में घुले हुए आयरन और अन्य धातुओं से मिलकर ऑक्साइड बना रही थी। यह बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कहलाया। आज भी धरती की चट्टानों में इसके प्रमाण मिलते हैं। पहले यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन 240 करोड़ साल पहले एक नाटकीय बदलाव हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि उसने पूरी धरती के वातावरण को बदल दिया। परिणाम, एक ऑक्सीजन संकट। क्योंकि ज़्यादातर प्राचीन जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीते थे, ऑक्सीजन को जहर की तरह अनुभव करने लगे। इन जीवों को एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के जीते थे। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, ये जीव मारे गए। ये था इतिहास का पहला मास एक्सटिंक्शन। लेकिन पृथ्वी के असली बदलाव अभी बाकी थे। अब आने वाली थी बर्फीली कयामत। पृथ्वी ने अचानक एक भयानक बदलाव देखा। आग से बर्फ तक का सफर। ऑक्सीजन के प्रभाव से ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण को गर्म रखती थीं, लेकिन अब ऑक्सीजन ने मीथेन को खत्म कर दिया, जिससे धरती पर तापमान गिरने लगा। और फिर एक भयानक हिमयुग शुरू हुआ, जिसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं।
इस समय पृथ्वी पर हर महासागर बर्फ बन गया। पूरी धरती बर्फ की सफेद चादर में ढक गई और धरती का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। यह सबसे लंबा हिमयुग था जो लगभग 30 करोड़ सालों तक चला। पूरे ग्रह पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई थी। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा पर भी बर्फ जमी हुई थी। हर ओर ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान और जम चुकी नदियां। लेकिन फिर कुछ बदला। कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बर्फीली कब्रगाह को फिर से जीवित कर दिया। यह था हिमयुग का अंत और जीवन की नई शुरुआत। हिमयुग के दौरान ज्वालामुखी अब भी सक्रिय थे। जब ये फटे तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में छोड़ी। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हुआ और धरती गर्म होने लगी। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बढ़ी तो उन्होंने सूर्य की गर्मी को धरती पर रोकना शुरू कर दिया। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे एक मोटा कंबल ठंड में शरीर की गर्मी को अंदर रोकता है। इससे धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और तापमान बढ़ने लगा। जब कुछ बर्फ पिघली तो गहरे समुद्र की धाराएं, ओशन करेंट्स, फिर से सक्रिय हो गई। इससे गर्म पानी ध्रुवों तक पहुंचा और बर्फ तेजी से पिघलने लगी। इसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया। जैसे ही बर्फ कम हुई, सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने वाली सफेद सतह कम हो गई, जिससे गर्मी और बढ़ी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ उल्कापिंडों की टक्कर ने भी वातावरण को प्रभावित किया, जिससे तापमान बढ़ा। धीरे धीरे हिमयुग समाप्त हो गया और एक नई जलवायु व्यवस्था शुरू हो गई। एक तरफ हिमयुग समाप्त हो गया था तो दूसरी तरफ समुद्र की गहराइयों में भी कुछ अलग हो रहा था। कुछ बैक्टीरिया एक दूसरे के अंदर समा गए और सहजीवी बन गए। ये एंडोसिम्बायोसिस कहलाता है। एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर गया और धीरे धीरे उससे मिल गया। इससे पहली यूकैरियोटिक सेल बनी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अब एक न्यूक्लियस था जिसमें डीएनए संरक्षित रहता था। इनमें अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे अंग बनने लगे जो ऊर्जा पैदा कर सकते थे। अब तक जीवन सिर्फ एक कोशिका में सीमित था, लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। ये छोटे छोटे जीव आपस में जुड़ने लगे और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने। पहली बार जटिल जीवों का जन्म हुआ। एक तरफ समुद्र की गहराइयों में नई जिंदगी पनप रही थी तो दूसरी तरफ बाहर की दुनिया में बड़ी हलचल हो रही थी। कभी सोचा है कि आज के महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी के अतीत में झांकें तो हमें एक भूला बिसरा सुपर कॉन्टिनेंट मिलता है जिसका नाम था रोडिनिया, एक विशाल महाद्वीप। वो समय जब पृथ्वी एकदम अलग थी। महासागरों से घिरे छोटे छोटे भूखंड एक साथ खींचे जा रहे थे और फिर इन टकराते टेक्टोनिक प्लेट से जन्म हुआ रोडिनिया का। यह धरती का पहला जाना पहचाना सुपर कॉन्टिनेंट था। ये कई करोड़ सालों तक अस्तित्व में रहा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित था। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं होता और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को ठंडा कर दिया। रोडेनिया के बनने के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल शुरू हुई। ज्वालामुखी विस्फोटों ने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में गैसेस रिलीज कर दी। इससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और एक बार फिर से हिमयुग की शुरुआत हो गई। पूरी पृथ्वी फिर से बर्फ की सफेद चादर में ढक गई और जीवन लगभग संकट में आ गया। रोडेनिया अब टूटने लगा था। इसकी दरारों से महासागरों का जन्म हो रहा था और ये बिखर कर नए महाद्वीपों में बदल रहा था। रोडेनिया के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। इसके टूटने से पैंथालासा महासागर बना, जो उस समय का सबसे बड़ा महासागर था। रोडेनिया केवल एक अतीत अध्याय नहीं बल्कि पृथ्वी के महाद्वीपीय चक्र की पहली कड़ी थी। ये टूटा, लेकिन इसी से नए महासागरों और महाद्वीपों का जन्म हुआ और फिर लाखों साल बाद इससे ही पेंजिया बना, जिसने डायनासोर के दौर की कहानी लिखी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जीवन ने इस धरती को अपना घर बनाया। समुद्रों में जीवन तेजी से विकसित हो रहा था और फिर पहली मछलियां जन्मी। पहली बार कंकाल और हड्डियों वाले जीव विकसित हुए। समुद्रों में अजीबोगरीब जीवों की दुनिया बस चुकी थी। पृथ्वी पर जीवों की विविधता बढ़ रही थी, लेकिन अब इन जीवों में से कुछ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमने ये सफ़र 1380 करोड़ साल पहले से शुरू किया था और हम पहुंच चुके हैं 52 करोड़ साल पहले तक। मतलब हमने पिछले 20 मिनट में 1328 करोड़ साल का सफ़र देखा।
लेकिन आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। हमारी पिछली वीडियो में हमने 1328 करोड़ साल का सफर किया और देखा कि ब्रह्मांड के बनने के बाद से लेकर 52 करोड़ साल पहले तक क्या क्या हुआ। इस वीडियो में हम 54 करोड़ साल पहले से लेकर मानव सभ्यताओं की शुरुआत होने तक का सफर करेंगे। 54 करोड़ साल पहले ये वो समय था जब पृथ्वी एक शांत निर्जीव जगह थी, सिर्फ एक गहरा समंदर जिसमें होने वाली थी एक ऐसी घटना जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। लाखों सालों तक यहाँ सिर्फ छोटी छोटी जीवन की चिंगारियां थी, लेकिन फिर ये था पहला शिकारी एनामेलोकेरिस, एक ऐसा प्राणी जो पहली बार शिकार करने के लिए बना था। शिकार और शिकारी का ये खेल जीवन को नए मोड़ पर ले जा रहा था। एक नई दौड़ शुरू हो चुकी थी। पहली बार कोई देख सकता था, पहली बार दुनिया रंगों से भरी दिख रही थी। प्रकृति नए नए प्राणी बना रही थी, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना। यहाँ नए नए जीवन के अनोखे रूप जन्म ले रहे थे। जिंदगी के ये कुछ रूप सफल रहे और कुछ सिर्फ इतिहास की कहानी बन गए। धरती के समुद्र में एक महाविस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। एक पल में जिंदगी के रूप बदल गए। ट्राइलोबाइट्स, एनामेलोकेरिस और अजीबोगरीब जीव हर कोने में उभर आए। ये पहली बार था जब धरती जीवन के रंगों से भर गई। क्या वजह थी इस नए जीवन की? क्या ऑक्सीजन ने ये जादू किया या कुछ और? वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य को सुलझा रहे हैं, लेकिन एक बात तय थी। ये थी जिंदगी की पहली भागदौड़, जहां शिकारी और शिकार का खेल शुरू हुआ था। ये समंदर अब एक जंग का मैदान था। हर जीव अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा था, लेकिन ये जंग सिर्फ पानी तक सीमित नहीं थी। जिंदगी अब एक नई चुनौती के लिए तैयार हो रही थी। इसी बदलाव ने हमें भी जन्म दिया। अगर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ना होता तो आज हम भी ना होते। समुद्रों में जीवन तेजी से विकसित हो रहा था और फिर पहली मछलियां जन्मी। पहली बार कंकाल और हड्डियों वाले जीव विकसित हुए। समुद्रों में अजीबोगरीब जीवों की दुनिया बस चुकी थी। पृथ्वी पर जीवों की विविधता बढ़ रही थी, लेकिन अब इन जीवों में से कुछ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। टिकटालिक यही वो जीव था जिसने पहली बार पानी से बाहर आकर जमीन पर कदम रखा। मछलियों ने पानी से बाहर सांस लेना शुरू किया। धीरे धीरे ये जीव उभयचर में बदल गए, जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते थे। पहली बार धरती पर जीवन का विस्तार होने लगा। अब पृथ्वी पर जंगल, जीव जंतु और एक नई दुनिया बसने लगी। अब समय के पहिए को उल्टा घुमाइए। आज जो दुनिया हमें दिखती है, भारत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सब उस समय अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गोंडवाना और लॉरेशिया आपस में जुड़कर पेंजिया बना चुके थे, जो पूरी पृथ्वी पर एकमात्र सुपर कॉन्टिनेंट था। ये पृथ्वी के विशाल महासागर पेंथलासा से घिरा हुआ था। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये विशाल महाद्वीप बना कैसे? पृथ्वी के नीचे मैग्मा की धाराएं लगातार हिल रही थी। जब ये धाराएं ऊपर की तरफ आई तो धीरे धीरे कुछ महाद्वीप आपस में टकराने लगे। लॉरेशिया और गोंडवाना नामक दो बड़े भूभाग मिलकर पेंजिया का निर्माण कर रहे थे। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली और अंततः पेंजिया का जन्म हुआ। पेंजिया के केंद्र में एक विशाल रेगिस्तान था। क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर था, वहाँ नमी बहुत कम थी। यहाँ ऊंचे पहाड़, बड़ी नदियाँ और घने जंगल थे। ये डायनासोर के आने से पहले की दुनिया थी। अब जरा सोचिए, आप 300 मिलियन साल पहले की दुनिया में खड़े हैं और आपके चारों ओर घने जंगल है, विशाल कीड़े उड़ रहे हैं और दूर कहीं पृथ्वी की हलचल महसूस की जा सकती है। पेंजिया पर विशाल पेड़ और फर्न उग चुके थे, जिनकी ऊंचाई 30-40 मीटर तक थी। पहले विशाल जीव जंतु यहाँ विकसित हो रहे थे, जिनमें प्राचीन सरीसृप और शुरुआती डायनासोर शामिल थे। क्योंकि पूरा महाद्वीप एक था, यहाँ से कई जानवर और पौधे दुनिया के हर हिस्से में आसानी से फैल सकते थे।
ये वो दिन था जब पृथ्वी पर मौत का साया छा गया, महासागर जहरीले बन गए, जंगल राख में तब्दील हो गए और जीवन की 90% से अधिक प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गई। यह था इतिहास का सबसे विनाशकारी विलुप्तीकरण, परमियन एक्सटिंक्शन। साइबेरिया में लगातार 6 लाख साल तक ज्वालामुखी फटते रहे। इससे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में भर गया। तेज अम्लीय बारिशें शुरू हुई, जिससे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। पूरी पृथ्वी एक विशाल भट्टी में तब्दील हो गई। ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण समुद्र का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। गहरे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे समुद्री जीवों का दम घुट गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस समुद्र से निकलकर हवा में फैलने लगी, जिससे आकाश भी जहरीला हो गया। समुद्र में बर्फ के अंदर जमी मीथेन गैस पिघलने लगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक गैस थी। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और जीवन के लिए हालात बदतर होते गए। ज्वालामुखियों से निकली गैसों ने महासागरों को तेजाब में बदल दिया। समुद्री जीव जैसे कोरल और शेल वाले जीव पूरी तरह समाप्त हो गए। पूरा महासागर एक मृत क्षेत्र बन गया। इस तबाही में 90% समुद्री जीव और 70% स्थलीय जीव विलुप्त हो गए। समुद्र से ट्राइलोबाइट्स, जो 25 करोड़ साल से जीवित थे, पूरी तरह समाप्त हो गए। थेराप्सिड्स की कई प्रजातियां खत्म हो गई। जंगलों का 95% हिस्सा नष्ट हो गया। पृथ्वी फिर से एक निर्जन, सुनसान और जहरीली गैसों से भरा हुआ ग्रह बन गई। यह अब तक का सबसे भयानक विलुप्तीकरण था, लेकिन इसी अंधकार के बाद एक नई शुरुआत हुई। पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बच गए उनमें मुख्य थे लिस्ट्रोसॉरस, एक छोटा थेरप्सिड; साइनोडोंट, ये आधुनिक स्तनधारियों के पूर्वज थे; आर्कोसॉर्स, जिनसे आगे चलकर डायनासोर विकसित हुए; कुछ उभयचर प्राणी जैसे उस समय के मेंढक और सलामेंडर्स जैसे जीव; शार्क और रे फिन्ड मछलियां, क्योंकि वे गहरे पानी में रहती थी; ब्रैकियोपॉड्स और कुछ अन्य समुद्री जीव। और इनके बचने के कई कारण थे, जैसे छोटा आकार। छोटे जीव कम भोजन में भी जीवित रह सकते थे। जो जीव अलग अलग जलवायु में रह सकते थे वे बच गए। लिस्ट्रोसॉरस जैसे जीव जमीन में गड्ढे खोद कर रहते थे, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी बच गए। जिन जीवों ने नदियों झीलों के पास शरण ली वे बच गए। कुछ जीव कम ऑक्सीजन और गर्म जलवायु में जीने के आदी थे। यही कारण था कि लिस्ट्रोसॉरस और आर्कोसॉरस जैसे जीव बच गए और बाद में इन्हीं से डायनासोर और स्तनधारी जीव विकसित हुए। यहाँ से कहानी शुरू होती है पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे बड़े जीवों की। एक ऐसा युग जब धरती विशालकाय दैत्यों के पैरों तले कांपती थी और आसमान में उड़ते अजगरों के साए पड़ते थे। लेकिन इस स्वर्ण युग का अंत भी वैसा ही भयानक था जैसा कि इसकी शुरुआत। दुनिया अभी अभी परमियन विलुप्ति की तबाही से उभरी थी। यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विलुप्तीकरण था। पृथ्वी पर तब एक ही महाद्वीप था, पेंजिया। चारों ओर फैला महासागर पेंथलासा और आकाश में गहरे काले बादल, गर्मी और राख से भरा माहौल। ट्राइसिक युग में डायनासोर्स छोटे और तेज थे, जैसे सिलोफेसिस, 2.5 मीटर लंबा शिकारी; प्लेटियोसोरस, 10 मीटर लंबा शाकाहारी। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स ही धरती के असली मालिक थे। इस युग में पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर दो हिस्सों में बट गया, गोंडवाना और लोरेशिया। जलवायु ठंडी हुई, हरियाली बढ़ने लगी, घने जंगल और विस्तृत दलदली क्षेत्र बनने लगे। यह डायनासोर्स के लिए स्वर्ण युग था। जुरासिक पीरियड के कुछ सबसे खतरनाक और विशाल डायनासोर्स थे: टेरानोसोरस रेक्स, जिसे टी रेक्स भी कहा जाता है, जो 12 मीटर लंबा, 8 टन भारी और सबसे खतरनाक शिकारी; ब्रैकियोसोरस, 50 मीटर लंबा, 50 टन भारी और सबसे विशाल शाकाहारी; स्टेगोसोरस, अपनी पीठ पर विशाल प्लेटों और नुकीली पूंछ वाले डिफेंडर; टेरोसोरस, आकाश में उड़ने वाले पहले विशाल जीव। अब पूरी धरती पर डायनासोर्स की हुकूमत थी। जंगलों में उनकी दहाड़ गूंजती थी, लेकिन अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब धरती पर सबसे बड़े शिकारी डायनासोर्स ही थे। क्रेटेशियस पीरियड के कुछ सबसे खतरनाक और विशाल डायनासोर्स थे: स्पाइनोसॉरस, 18 मीटर लंबा, पानी और जमीन दोनों में शिकार करने वाला विशाल शिकारी; ट्राइसेराटॉप्स,
3 सींगों वाला विशाल शाकाहारी। वेलोसिरेप्टर, छोटा लेकिन बेहद तेज और खतरनाक शिकारी। अब गोंडवाना और लोरेशिया भी टूटने लगे। अटलांटिक महासागर बनने लगा, जिससे यूरोप, अमेरिका अलग हो गए। इस समय डायनासोर्स का राज अपने चरम पर था। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका अलग हो गए। भारत, जो पहले अफ्रीका के पास था, अब एशिया की ओर बढ़ने लगा था। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गए। नए महासागर और पहाड़ उभर रहे थे। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी, जिससे कुछ डायनासोर्स और भी बड़े हो गए। एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा, जहां चिक्सुलुप क्रेटर बना। टकराने के तुरंत बाद 10,000 करोड़ परमाणु बमों जितनी ऊर्जा निकली। पूरी धरती आग के समुद्र में बदल गई। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और 1,000 फीट ऊंची सुनामी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। चंद घंटों में 75% जीवन नष्ट हो गया। केवल छोटे जीव जैसे मैमल्स, कीड़े और कुछ समुद्री जीव बच पाए। अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं आई। तापमान गिर गया और डायनासोर्स विलुप्त हो गए। इसी के साथ पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आगे आने वाले समय में धरती पर राज करने वाले थे मनुष्य। डायनासोर्स का अंत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी की वजह से हुआ। वे विशाल थे, लेकिन हालात के मुताबिक खुद को बदल नहीं पाए। जबकि छोटे जीव जैसे हमारे पूर्वज स्तनधारी जीव अंधेरे में छुपकर जिंदा रहे। डायनासोर्स ने लगभग 16 से 18 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन जब लगने लगा कि वे अमर हैं, तब कुदरत ने उन्हें मिटा दिया। पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी हम कई जीवों में डायनासोर्स की झलक देख सकते हैं। डायनासोर्स के अंत के बाद अब धरती पर स्तनधारी जीवों का राज शुरू हो चुका था। सबसे पहले छोटे छोटे जानवर विकसित हुए, फिर धीरे धीरे कुछ जीव पेड़ों पर चढ़ने लगे, फल खाने लगे और उनकी उंगलियां विकसित होने लगी, यानी बंदरों की शुरुआत हो चुकी थी। पहले प्राइमेट्स यानी बंदरों के पूर्वज बने। ये जीव बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, क्योंकि अब बंदरों से इंसानों का सफर शुरू होने वाला था। इसी समय भारत, जो पहले एक अलग टुकड़ा था, एशिया से टकराया और हिमालय का जन्म हुआ। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आज भी हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है। भारत एशिया से जुड़ गया और हिमालय पर्वत बन गया। धरती का नक्शा अब आज के जैसा लगने लगा। अब इंसानों के विकास के लिए सही वातावरण तैयार हो चुका था और पृथ्वी एक नए युग के लिए तैयार थी। एक ऐसा युग जहां सब कुछ शुरू होने वाला था फिर से। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे बंदरों से इंसानों का सफर शुरू हुआ, कैसे पहली बार किसी ने आग जलाई, कैसे इंसान ने शिकार करना, औजार बनाना और समझ से सोचना सीखा, कैसे जंगल का एक जीव बन गया सभ्यता का निर्माता। ये होगा ह्यूमन इवोल्यूशन का वो अध्याय जहाँ जन्म होता है सोचने वाले प्राणी का और कहानी ले जाती है हमें हम तक। डायनासोर्स के इस दुनिया से जाने के बाद इस धरती पर प्राइमेट्स बढ़ने लगे। अब उनके लिए ये धरती बिल्कुल सुरक्षित और अनुकूल थी। जहाँ विनाश होता है, वहीं से नया जीवन जन्म लेता है। ये कहानी है उस जीव की जो एक छोटे से पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले क्रिएचर से लेकर आज चांद और मंगल तक के सपने देखने लगा। ये है हमारी कहानी, इंसान की कहानी। लेकिन इससे पहले कि हम ग्रहों और अंतरिक्षयान तक पहुंचे, चलिए वापस चलते हैं 6.5 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने जमीन पर तबाही मचा दी। डायनासोर्स, जो कभी जंगल के राजा थे, हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इस खामोशी में जमीन ने एक नया जीव पैदा किया, छोटा, चुस्त और दिमाग से तेज। ये थे प्राइमेट्स। इनकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमकती थी, जैसे छोटी सी फ्लैशलाइट। उंगलियां ऐसी थी कि शाखाओं को एकदम पकड़ लेती। और दिमाग भले ही छोटा था, लेकिन उसमें एक आग थी, सीखने की आग। जंगल के किसी कोने में जमीन के अंदर छुपे हुए छोटी सी आंखों वाला, रात में जगने वाला एक जीव अपनी सांस रोके जिंदा था। ये परगातोरियस था, एक छछूंदर जैसा दिखने वाला मैमल, जिसे दुनिया पहला प्राइमेट मानती है। वो छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था।
डर नहीं, जिज्ञासा थी। उसका काम था जंगल की शाखाओं पर चढ़ना, कीड़े और फलों का स्वाद लेना और रात के अंधेरे में छुप कर देखना कि कौन जिंदा है और कौन गया। 6 से 5.5 करोड़ साल पहले जंगल में आए प्लेसिया डापिफॉर्म। ये ना तो पूरे प्राइमेट थे, ना ही कोई और चीज। सोचो, एक ऐसा जीव जो छोटे चूहे और बंदर के बीच का हो। इनकी आंखें बड़ी थी और उंगलियां पेड़ों पर चढ़ने के लिए परफेक्ट। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये तो बस चूहे ही थे। दूसरे कहते हैं नहीं, ये हमारे पूर्वजों का पहला रूप थे। सोचिए, क्या ये दोनों का मिक्स फॉर्म थे, इवोल्यूशन का एक हाइब्रिड मॉडल। फिर आए प्रोसिमियंस, लेमस, लोराइसेस और टार्सियस जैसा रूप। इनकी आंखें अब आगे की तरफ थी, जिससे विजन और भी शार्प हो गया। ये कम्युनिटी में रहने लगे, एक दूसरे से सीखने लगे। आज भी मडागास्कर के जंगलों में ये प्रोसिमियंस हमारे पास्ट का एक जिंदा रूप दिखाते हैं। सोचो, अगर हम इन्हें मिलने जाए तो शायद वो हमें देखकर बोलेंगे, अरे भाई, तुम तो हमारे ही अपग्रेड वर्जन हो। उस वक्त दुनिया का मैप आज से बिल्कुल अलग था। अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी एक साथ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से थे, जिसका नाम था गोंडवाना। लेकिन धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये दो कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे और बीच में आ गया अटलांटिक ओशन। जब प्राचीन महाद्वीप टूटे तब मंकीज भी दो अलग दिशाओं में निकल गए। न्यू वर्ल्ड मंकीज साउथ अमेरिका के जंगल के हीरो थे। इनकी एक खास बात थी, इनके पास थी एक चमत्कारी पूंछ जो एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह काम करती थी। ये अपनी लंबी पूंछ से ब्रांच पकड़कर लटक सकते थे और साथ में फ्रूट भी खा सकते थे। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अफ्रीका और एशिया के जंगल के राजा। इनके पास चमत्कारी पूंछ नहीं थी, लेकिन दिमाग एकदम तेज। ये सोशल ग्रुप्स में रहते थे और सर्वाइवल स्किल्स में तो इनका कोई जवाब ही नहीं। 30 से 40 लाख साल पहले एक नई प्रजाति आई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफेरेंसिस। और फिर 1974 में इथियोपिया के हेडर नाम की जगह पर मिला एक फॉसिल, जिसका नाम रखा गया लूसी। ये खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक चमत्कार था। लूसी ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 3.5 फीट, यानी एक छोटे बच्चे जितनी। लेकिन उसका तरीका शायद अलग होगा। शायद जब वो चलती होगी तो सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलती होगी, जैसे आज हम चलते हैं। लेकिन उसके हाथ और उंगलियां अब भी पेड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं बने थे। जैसे उसका एक हिस्सा पुरानी जंगल वाली जिंदगी में था और दूसरा हिस्सा नए खुले मैदानों की तरफ बढ़ रहा था। लूसी का दिमाग छोटा था, लेकिन वो कोई आम जानवर नहीं थी। उसके अंदर जानने की इच्छा थी, सोचने की क्षमता थी। जैसे वो कह रही हो, ये खुला मैदान मुझे किस नई दुनिया तक ले जाएगा। और यही सवाल इंसान बनने की शुरुआत बन गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका में लगभग 30 लाख साल पहले आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानोस। इनमें से एक था टॉम चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का स्कल, जो बोलता था कि ये स्पीसीज सीधा चलता होगा, भले ही दिमाग छोटा था। ये वो वक्त था जब नेचर अपना फाइनल डिसीजन ले रहा था, कौन बनेगा इंसान। ये स्पीसीज जंगल और सवाना के बीच एक परफेक्ट बैलेंस थे। इन्होंने शायद एक दूसरे से सीखना शुरू किया, एक छोटी सी शुरुआत जो बड़े बदलाव लाने वाली थी। लगभग 27 से 12 लाख साल पहले आए पैरेंथ्रोपस। ये थे इवोल्यूशन के बॉडी बिल्डर, बड़े दांत, मजबूत जबड़े और पावरफुल स्कल। इनका काम था टफ प्लांट्स, रूट्स और नट्स को चबाना। लेकिन ये एक साइड ब्रांच थे, मजबूत तो थे, लेकिन इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। जब ये अपनी दुनिया में खोए थे तब एक और नस्ल अपनी जगह बना रही थी, एक जीनियस नस्ल। 24 लाख साल पहले आए होमो हबिलिस, नाम का मतलब हैंडीमैन। ये पहली नस्ल थी जिन्होंने औजार बनाए। ये पत्थर से पत्थर तोड़कर औजार बनाते थे जो शिकार और खाना तैयार करने के लिए परफेक्ट थे। अब खाना सिर्फ खाना नहीं था, उसे बनाना भी था। ये प्लानिंग की शुरुआत थी। होमो हबिलिस के दिमाग में एक स्पार्क था, क्रिएटिविटी का स्पार्क। सोचो, ये था वो पल जब हमने पहली बार सोचा, इस पत्थर से तो कुछ कर सकते हैं। होमो हबिलिस के बाद 19 लाख साल पहले आया होमो इरेक्टस। ये थे रियल गेम चेंजर्स, बड़ा दिमाग, लंबी टांगे और सीधा चलना। ये पहली नस्ल थी जो अफ्रीका से बाहर निकली। ये एशिया, यूरोप और हर जगह फैल गए। इन्होंने आग का इस्तेमाल किया, शायद घर भी बनाए, और ग्रुप में शिकार करना शुरू किया। ये एक ऐसी नस्ल थी जो शाम को आग के पास बैठकर शायद अपनी कहानियां सुनाती होगी। होमो इरेक्टस के सफर ने हमें एक बात सिखाई, हम एक्सप्लोरर हैं। इनकी लेगेसी आज भी हमारे खून में है। लगभग 6 लाख साल पहले दुनिया में आए होमो हेडेलबर्गेंसिस, एक ऐसी प्रजाति जिनका दिमाग पहली बार मॉडर्न ह्यूमंस के बराबर होने लगा था। ये बड़े जानवरों का शिकार करते थे,
एक दूसरे से बोलकर बात करना भी शुरू कर चुके थे। शायद इनके बीच में कोई लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी थी। होमो हेडेलबर्गेंसिस से दो अलग अलग रास्ते निकले, एक गया नियंडरथल की तरफ और दूसरा होमो सेपियंस की तरफ। 4 लाख से 40,000 साल पहले बर्फीली दुनिया के वॉरियर्स थे नियंडरथल्स। बड़ी नाक, मजबूत शरीर और दिमाग जो आर्ट और रिचुअल्स समझता था। इन्होंने अपने मुर्दों को दफनाया, शायद संगीत भी बनाया। आज भी हमारे डीएनए में 1 से 2% नियंडरथल डीएनए है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। एक छोटी सी उंगली की हड्डी ने एक बड़ा राज खोला। डेनिसोवान्स साइबेरिया की गुफाओं में जीते थे, लेकिन इनका पूरा स्केलेटन नहीं मिला। फिर भी इनका डीएनए एशिया और ओशनिया के लोगों में जिंदा है। ये हमारे लॉस्ट कजिन्स थे। एक कहानी जो सिर्फ डीएनए के जरिए जिंदा है। और फिर आए हम 3 लाख साल पहले। अफ्रीका में पैदा हुए होमो सेपियंस। सामान्य शरीर, बड़ा दिमाग और एक खास बात, इमेजिनेशन। हमने टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, रिचुअल्स और कहानियां बनाई। हमने समंदर पार किए, पहाड़ चढ़े और दुनिया के हर कोने में अपनी छाप छोड़ी। ये थी हमारी सबसे बड़ी ताकत, सोचने की शक्ति। हमारी कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि सपनों की है। तो ये थी कहानी एक छोटे से जीव के पेड़ों से उतरने और इंसान बनने तक की, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे जब सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, एक नया सफर जहां हमने शहर बनाए, लिखना शुरू किया और तारों की तरफ देखा। इवोल्यूशन अभी बाकी है दोस्तों। स्टे ट्यून, क्योंकि हमारी कहानी तो अभी भी लिखी जा रही है। दुनिया में लगभग 15 से 20 मुख्य प्राचीन सभ्यताएं थीं, लेकिन अगर छोटी और कम जानी मानी सभ्यताओं को भी शामिल करें तो ये 50 से भी ज्यादा हो सकती हैं। सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं एशिया में ही हुई, जैसे मेसोपोटामियन, इंडस, चाइनीज और पर्शियन। लेकिन हमारे मन में हमेशा सवाल उठता है कि प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत सबसे पहले किसने की होगी? क्या इन सभ्यताओं की शुरुआत सिर्फ आधुनिक मानव ने की, या इसके पीछे होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियों का भी हाथ था? प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत का सवाल मानव इतिहास का बहुत ही रोचक हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें मानव सभ्यताओं और मानव प्रजातियों के बीच के फर्क को समझना होगा। सभ्यता या सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता का मतलब होता है जब इंसानों ने स्थायी बस्तियां बसाई, जैसे गांव और शहर, खेती करना शुरू किया, समाज, धर्म, कला और कानून की संरचना बनाई। इसलिए प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत सिर्फ होमो सेपियंस ने ही की होगी, लेकिन होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस ने वो बैकग्राउंड तैयार किया जिसकी मदद से होमो सेपियंस इन सभ्यताओं का निर्माण कर सके। जैसे पहली बार आग जलाना, खाना बनाना, पत्थरों से औजार बनाना और यहाँ तक कि आपसी बोलचाल के लिए एक लैंग्वेज बनाना। सच तो ये है कि इन प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत किसी एक इंसान या किसी विशेष समय पर नहीं हुई थी। इसमें लाखों हजारों साल लगे। होमो हेबिलिस से लेकर होमो सेपियंस तक हर किसी का योगदान था और ये सफर काफी लंबा था। हम इंसानों ने हमेशा अपने आप को और अपने आसपास की चीजों को बदलने की कोशिश की है। आज से 100 साल पहले ना मोबाइल थे, ना टीवी, और अगर हम आज 1925 से 2025 की तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमने इन 100 सालों में दुनिया ही बदल दी। लेकिन क्या आज जो चीजें हमारे पास हैं वो सिर्फ हमारी बदौलत हैं? नहीं। अगर 1924 में जॉन लेगो बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार नहीं किया होता तो ना आज हमारे पास मोबाइल होते, ना सोशल मीडिया, और ना ही आप मेरी ये वीडियो देख रहे होते। उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ आ गया होगा। तो फिर से चलते हैं हमारे पिछले सवाल पर कि प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत किसने की थी। हमारी पिछली वीडियोस में हमने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर पहला जीव, पहली मछली और बंदरों से इंसान तक का इतिहास जाना, और अब आगे के वीडियोस में हम इंसानी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। लेकिन हर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें मुड़कर पीछे भी देखना होगा। तो चलिए 2 कदम पीछे चलते हैं और जानते हैं कि मानव सभ्यताएं किस तरह फली फूली। हमारी धरती लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन हमारी प्रजाति आधुनिक मानव होमो सेपियंस की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। हमने इन 3 लाख सालों में काफी कुछ हासिल कर लिया। हम किसी भी चीज की कल्पना करते हैं और लगभग 50 से 100 सालों में
वो कल्पना हकीकत में बदल जाती है। हम चांद तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे अपने इतिहास के बारे में हमें कुछ खास नहीं पता है। हमारी उत्पत्ति कैसे हुई या खासकर प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अब तक रहस्य बनी हुई है। हमारे पूर्वजों की कई प्रजातियां हुई, जैसे ड्रायोपेथिकस, सिवापेथिकस, रामापेथिकस, सहेलेंथ्रोपस चेडेंसिस, ओरोरिनथोगेनेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानोस। लेकिन वो प्रजाति जिसमें पहली बार आधुनिक मानव की झलक दिखने लगी या जो बहुत कुछ हद तक हमारी तरह दिखने लगे थे, वो प्रजाति थी होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। और अगर मानव सभ्यताओं की शुरुआत करने वाली पहली प्रजाति कोई हो सकती है तो वो होमो हैबिलिस ही हो सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये इंसानों की पहली अवस्था थी जहां से हमने हर चीज को समझना शुरू किया, और इसी वक्त से हम दूसरे जानवरों से आगे निकल गए। दूसरे जानवरों और होमो हैबिलिस में साफ अंतर दिखाई देने लगा था। हमारी समझ और सोचने की शक्ति हमें दूसरों से आगे ले जा रही थी। जब इंसान सीधे खड़ा होकर चलने लगे तो उन्हें दूर दूर तक सफर करने में आसानी हुई। इससे वे ज्यादा इलाकों में जाकर खाना ढूंढ सकते थे, जिससे उनके जिंदा रहने के मौके बढ़ गए। जब वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस नाम के शुरुआती इंसानों की हड्डियां और औजारों की खोज की तो उन्हें उनके जीवन के बारे में कई नई बातें पता चली। उन्होंने देखा कि इन इंसानों के पास पत्थर के औजार थे और पास में जानवरों की हड्डियां भी मिली। इसका मतलब ये था कि ये लोग सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाते थे, बल्कि शायद छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे या फिर दूसरे शिकारियों से मांस के लिए मुकाबला भी करते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें आपस में मिलजुल कर काम करना और एक दूसरे से बातें समझना जरूरी था। ये बताता है कि होमो हैबिलिस शायद सामूहिक जीवन जीने लगे थे, कुछ वैसा ही जैसा बाद में विकसित इंसानों ने किया। इस खोज ने हमारी सोच को बदल दिया कि इंसान किस तरह से सोचते थे, रहते थे और औजार बनाते थे। अब पता चला कि ये सब चीजें बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। होमो हैबिलिस दिखने में अपने पहले वाले पूर्वजों जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कुछ अलग थे, लेकिन कुछ बातें उनमें अब भी वैसी ही थी। सबसे बड़ा बदलाव था उनका मस्तिष्क। उनके दिमाग का आकार पहले से थोड़ा बड़ा था। पहले जहां 400 घन सेंटीमीटर था, अब 500 से 600 घन सेंटीमीटर हो गया था। ये दिमाग उन्हें बेहतर सोचने, याद रखने और सॉल्यूशन निकालने में मदद करता था। लेकिन उनका शरीर अब भी थोड़ा बंदर जैसा था। वे छोटे कद के थे, लगभग 4 से 4.5 फीट ऊंचे। उनके हाथ आज के इंसानों की तुलना में लंबे थे, जिससे लगता है कि वे अब भी कभी कभी पेड़ों पर चढ़ते होंगे। लेकिन उनके हाथ खास थे। अंगूठा मजबूत और अलग था, जिससे वे चीजों को मजबूती से पकड़ सकते थे। इसी वजह से वे औजार बना सके और इस्तेमाल कर सके। इस समय अफ्रीका में जंगल कम होने लगे थे और उनकी जगह सवाना के खुले मैदान बनने लगे थे। अब इंसानों को खुले इलाकों में जीने के लिए खुद को बदलना पड़ा। 2 पैरों पर चलना बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इससे वे दूर दूर तक जा सकते थे, अपने हाथों से खाना उठा सकते थे और साथ ही खड़े होकर दूर से खतरे को देख सकते थे। होमो हैबिलिस का खाना भी पहले से ज्यादा अलग हो गया था। पहले के इंसान सिर्फ फल और पौधे खाते थे, लेकिन होमो हैबिलिस ने मांस खाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, जिनसे वे जानवरों की खाल काट सकते थे, हड्डियां तोड़कर बोन मैरो निकाल सकते थे और सख्त पौधों को भी खा सकते थे। होमो हैबिलिस के पास आज के इंसानों जैसी भाषा तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी आपसी समझ के लिए इशारों, आवाजों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब वे शिकार करते, खाना ढूंढते या किसी खतरे से बचते तो उन्हें एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ता था। एक दूसरे को अपनी बात समझाने का कुछ न कुछ तरीका चाहिए था। इसी से शुरू हुई बातचीत की शुरुआत, भले ही वो भाषा के रूप में ना हो। उस समय अफ्रीका खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था, जैसे बड़ी बिल्लियां, भयानक लकड़बग्घे और मगरमच्छ। खुले मैदानों में रहना आसान नहीं था। होमो हैबिलिस न तो ज्यादा ताकतवर थे और न ही उनके पास पंजे या तेज दांत थे। उनका बचाव सिर्फ एक ही चीज से हो सकता था, उनकी समझदारी और आपसी सहयोग। एक नुकीला पत्थर किसी भी शिकारी से बचने में हथियार बन सकता था।
ये समझदारी और इनोवेशन उनकी जिंदा रहने की कला का हिस्सा बन गई थी। जब वैज्ञानिकों ने होमो हेबिलिस के अवशेषों की खोज की तो उन्हें पता चला कि ये इंसान आधुनिक इंसानों और पुराने पूर्वजों के बीच की कड़ी थे। उनके अंदर कुछ पुरानी और कुछ नई बातें एक साथ थी। दिमाग बड़ा हो रहा था, वे सोच समझकर काम करते थे और औजार बनाना जानते थे। ये सभी चीजें उन्हें उनके पूर्वजों से अलग बनाती थी, क्योंकि वे पहले इंसान थे जिन्होंने औजार बनाना शुरू किया। अफ्रीका के ओल्डोवाई गॉर्स नाम की जगह पर उनके साथ प्राचीन पत्थर के औजार मिले थे। इन्हें ओल्डोवॉन टूल किट कहा जाता है। इन औजारों में शामिल थे चॉपर, हड्डियां तोड़ने और खाल काटने के लिए, फ्लैक्स, मांस और पौधे काटने के लिए, हैमरस्टोन, पत्थरों को तोड़ने के लिए। ये औजार भले ही आज की नज़र से बहुत साधारण लगे, लेकिन उस समय के लिए क्रांतिकारी थे। एक और खास बात ये थी कि उन्होंने औजार बनाना सिखाया भी। बच्चे अपने बड़ों को औजार बनाते हुए देखते थे, सीखते थे और फिर खुद बनाना शुरू करते थे। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, यानी ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। जब शिकार और औजार बनाने जैसे कामों के लिए साथ मिलकर काम करना पड़ा तो होमो हेबिलिस ने कुछ बुनियादी संवाद के तरीके अपनाए, जैसे हाथों के इशारे, गले से निकली आवाजें, चेहरे के भाव। यही बातचीत के तरीके थे जिनसे आगे चलकर भाषा का जन्म हुआ। होमो हेबिलिस अकेले नहीं रहते थे। वैज्ञानिकों को ऐसे कई स्थान मिले जहां बहुत सारे औजार एक ही जगह पाए गए। इसका मतलब ये है कि ये लोग समूह में मिलकर औजार बनाते थे। जैसे जैसे जंगल खत्म होकर खुले मैदान बनने लगे, वहां का जीवन कठिन हो गया। पेड़ों की कमी का मतलब था कि अब शिकारियों से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने का विकल्प नहीं था। इस नए माहौल में सीधे खड़े होकर चलने की आदत ने मदद की। दूर तक देखा जा सकता था, लंबी दूरी तय करना आसान था। पर इन बदलावों ने होमो हेबिलिस को मजबूर किया कि वे और ज्यादा सहयोग करें, और तेजी से सोचें और बेहतर औजार बनाएं। होमो हेबिलिस छोटे छोटे समूह में रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, बीमार या बूढ़ों की देखभाल करते थे। बच्चे पूरे समूह की जिम्मेदारी होते थे। इन शुरुआती इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक थी, लेकिन उनके पास था दिमाग, औजार और एक दूसरे के लिए अपनापन। मान लीजिए आप 20 लाख साल पहले के अफ्रीका में हैं। हरियाली कम हो रही है, घने जंगल खुली घास की जमीनों में बदल रहे हैं। खाने और पानी की तलाश में आपको लंबी दूरी तय करनी है, और ऐसे माहौल में होमो हेबिलिस का सफर शुरू होता है। सीधे खड़े होकर चलना अब एक जरूरत बन गई थी। अब उनके हाथ खाली हो गए थे ताकि पत्थर उठाए जा सके, खाने को साथ ले जाया जा सके और जरूरत पड़े तो शिकारियों से बचाव किया जा सके। पर्यावरण जब भी बदला, जैसे सूखा पड़ा या पानी कम हुआ, उन्होंने नई तरकीबें खोजी। कई पानी के स्रोत ढूंढना, कभी जमीन खोद कर पानी निकालना। बदलते माहौल ने होमो हेबिलिस को ज्यादा होशियार और नई चीजें सीखने के लिए मजबूर कर दिया। जब वो समूह में रहते थे, एक दूसरे से सहयोग करते थे, तो उन्हें आपस में संकेतों, आवाजों या हाव भाव से बातचीत करनी होती थी। भले ही वो आज जैसी भाषा नहीं थी, पर संचार की शुरुआत जरूर हो चुकी थी। जब शिकार या मृत जानवर की लाश से खाना निकालना होता तो सिर्फ अकेले नहीं, पूरी टोली मिलकर काम करती थी। कोई निगरानी करता, कोई मांस काटता, कोई छुपाता। ये सभी छोटी छोटी बातें बाद में जाकर मानव समाज, परिवार और संस्कृति की आधार बनी। होमो हेबिलिस ने बड़े महलों या चित्रों का निर्माण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सोचने की शुरुआत की, सीखने की शुरुआत की और साथ मिलकर जीने की शुरुआत की। उनका दिमाग भले ही आज के इंसानों से छोटा हो, लेकिन उन्होंने वो शुरुआत की थी जिससे बाद में इंसानी सभ्यताएं विकसित हुई। आज हम जो हैं उसकी जड़ें वही हैं, लाखों साल पहले पत्थरों को काटते हुए कुछ नया सोचते हुए। होमो हेबिलिस उस समय के अकेले मानव पूर्वज नहीं थे। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ कई और होमिनिन प्रजातियां भी थीं, जैसे पैरेंथ्रोपस बॉयसी और शुरुआती होमो इरेक्टस। ये सभी एक ही समय में अफ्रीका की धरती पर जीवित थे, खासकर ओल्डोवाई जॉर्ज और ग्रेट रिफ्ट वैली जैसे इलाकों में। कभी कभी ये प्रजातियां एक दूसरे के आमने सामने आती होंगी, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती होगी, लेकिन हर बार टकराव जरूरी नहीं था। पैरेंथ्रोपस की डाइट मुख्य रूप से पौधों पर आधारित थी, जबकि होमो हेबिलिस मांस और पौधों दोनों को खा सकते थे। इस तरह दोनों का आहार क्षेत्र अलग अलग था, जिससे टकराव कम होता होगा। लेकिन होमो इरेक्टस के आने के बाद खेल बदल गया।
उनके पास बड़ा शरीर, तेज दिमाग और बेहतर औजार थे। उनके औजार ज्यादा मजबूत और कुशल थे, जबकि होमो हैबिलिस अभी भी पुराने औजार ही इस्तेमाल करते थे। संभव है होमो हैबिलिस ने होमो इरेक्टस को देखकर उनके औजारों से कुछ सीखा हो, बिना बात किए, बस देखकर। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन लर्निंग था, जो हमारे सीखने की प्रवृत्ति की शुरुआती झलक थी। लेकिन समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, खासकर बदलते मौसम और भोजन की कमी ने होमो हैबिलिस को कठिन स्थिति में डाल दिया। फिर भी उन्होंने जो सामाजिक कौशल और सहयोग के तरीके अपनाए, वे बाद की मानव प्रजातियों के लिए बुनियाद बने। लगभग 18 लाख साल पहले एक बड़ी इवोल्यूशनरी छलांग लगी। होमो इरेक्टस का उदय हुआ। ये परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों में धीरे धीरे होमो हैबिलिस की जगह होमो इरेक्टस ने ले ली। होमो इरेक्टस लंबा, मजबूत और जमीन पर रहने के लिए पूरी तरह तैयार था। उनके लंबे पैर और सीधा चलना उन्हें लंबी दूरी तक जाने में मदद करता था, जो अफ्रीका के खुले मैदानों में बहुत जरूरी था। दूसरी ओर होमो हैबिलिस अभी भी थोड़ा बहुत पेड़ों पर चढ़ते थे। दिमाग के मामले में भी होमो इरेक्टस आगे थे। उनका ब्रेन साइज 900 सीसी था, जो होमो हैबिलिस के 600 सीसी से काफी ज्यादा था। इससे उन्हें बेहतर योजना बनाना, समस्या सुलझाना और शायद थोड़ा बहुत कल्पना करना भी आता था। औजार बनाने में भी उन्होंने बड़ा कदम उठाया। जहां होमो हैबिलिस ने ओल्डुआन औजार बनाए, वहीं होमो इरेक्टस ने एशेलियन औजार बनाए, जो न केवल तेज थे बल्कि विविध कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। और सबसे बड़ा परिवर्तन, आग का इस्तेमाल। हो सकता है होमो इरेक्टस आग को काबू करना सीख चुके थे, जिससे खाना पकाना, गर्मी पाना और शिकार से सुरक्षा संभव हुआ। यही उनकी सफलता की कुंजी बन गई। समाज भी बदल रहा था। होमो इरेक्टस शायद छोटे समुदायों में बसते थे, मिलकर शिकार करते थे और संसाधनों को बांटते थे। ये एक स्थायी जीवन शैली की ओर पहला कदम था, जिससे सहयोग, संवाद और योजना मुख्य भूमिका निभा रहे थे। धीरे धीरे होमो हैबिलिस का अस्तित्व कम होता गया। प्राकृतिक बदलाव, भोजन की प्रतिस्पर्धा और तकनीकी पिछड़ेपन ने उन्हें धीरे धीरे मंच से हटा दिया। लेकिन उन्होंने जो शुरुआत की थी, वही बुनियाद बनी आगे की विकास की। होमो हैबिलिस की सबसे बड़ी उपलब्धियां सिर्फ औजार बनाना ही नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी बड़ी छलांग लगा चुके थे। जहां ऑस्ट्रेलोपिथिकस जैसे पहले पूर्वज ज्यादातर अकेले रहते थे, वहीं होमो हैबिलिस छोटे समूहों में रहना शुरू कर चुके थे। होमो हैबिलिस ने सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहारों से भी समय के बदलते हालातों में खुद को ढाल लिया। जब जंगल खुले मैदानों में बदलने लगे, तब उन्होंने अपने जीवन जीने के तरीके भी बदले। यही बदलाव बाद की मानव प्रजातियों में भी बनी रही। उनके बनाए हुए औजार बाद में होमो इरेक्टस के औजारों की नींव बनी। ठीक वैसे ही उनकी सामाजिक समझ और सीखने की प्रक्रिया ने बाद की जटिल सभ्यताओं को जन्म दिया। होमो हैबिलिस ने हमें सिखाया कि विकास कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों की लंबी यात्रा है। होमो हैबिलिस की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए भी गहरी सीख है। भले ही उनके औजार बहुत सरल थे, लेकिन वो अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। उन्होंने नया सोचने की हिम्मत दिखाई। आज जब हम नई नई तकनीकों से घिरे हैं, एआई, सौर ऊर्जा और चिकित्सा, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब की शुरुआत उसी जिज्ञासु सोच से हुई थी। होमो हैबिलिस ने फल, जड़ें और मांस जो भी मिला वो खाया। ये लचीलापन और हालात के मुताबिक खुद को ढालना ही उनकी ताकत थी। आज भी चाहे व्यापार हो, करियर हो या सोच, जो लोग विकल्पों के लिए खुले होते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। यही सोचने समझने की क्षमता आज हमारे समाज, विज्ञान और समस्याओं को हल करने की नींव है। होमो हैबिलिस ने जो सीखा वो अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया। यही ज्ञान के संचार की शुरुआत थी। आज हम भी स्कूल, इंटरनेट और अनुभवों से एक दूसरे को सिखाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। एक मुश्किल दुनिया में जीकर भी होमो हैबिलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़कर, सीखकर और बदलकर आगे बढ़ना चुना। ये जज्बा आज भी जरूरी है, जब हम बड़ी वैश्विक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। होमो हैबिलिस सिर्फ औजार बनाने वाले इंसान नहीं थे। वे पहले थे जिन्होंने साथ रहना सीखा और बदलाव को गले लगाया। उन्होंने वो बीज बोए जिनसे मानवता जन्मी। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी तकनीक, समाज और सोच, इन सब की नींव होमो हैबिलिस ने ही रखी थी। उनके संघर्ष और सीख हमें याद दिलाते हैं कि मानवता का असली बल उसकी जिज्ञासा, लचीलापन और साथ मिलकर आगे बढ़ने की शक्ति में है। होमो हैबिलिस की कहानी हमें बताती है कि भविष्य उन्हीं का है जो बदलाव से घबराते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं।
हम इंसान यानी कि होमो सेपियंस इस दुनिया में 3 लाख साल से रह रहे हैं। 3 लाख साल काफी लंबा समय होता है, लेकिन इंसानों की वो प्रजाति जो इस धरती पर सबसे लंबे समय तक रही वो कोई और है। 17 लाख साल जिन्होंने इस धरती पर समय बिताया वो थे होमो हेबिलिस के बाद आने वाले होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका के बाहर कदम रखा, जो बाद में आउट ऑफ अफ्रीका थियरी का मूल आधार बना। होमो इरेक्टस ने अफ्रीका से लेकर चाइना और सेंट्रल एशिया तक सभी मौसमों में जीवन बिताया, जो उनके एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को दर्शाता है। होमो इरेक्टस ही वो पहली प्रजाति थी जिसके समय से इंसानों के शरीर में बाल कम होने लगे थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राकृतिक भाषा जैसी प्रणाली प्रोटो लैंग्वेज की शुरुआत सबसे पहले होमो हेबिलिस ने की थी। इसका मतलब है कि वो शायद इशारों, आवाजों या ध्वनियों से थोड़ा बहुत आपस में संवाद करने लगे थे। लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिक मानते हैं कि सही मायनों में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी कोई चीज को किसी चिन्ह, इशारे या ध्वनि से समझाना, ये क्षमता होमो इरेक्टस के समय में ही विकसित हुई थी। मानव की कहानी एक अनोखा सफर है। करोड़ों साल पुरानी मिट्टी में छिपी कुछ हड्डियों से लेकर आज के हाईटेक समय तक इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र था होमो इरेक्टस। आज हम जानेंगे इस प्राचीन मानव जाति के बारे में जिन्होंने खड़े होकर चलना सीखा, आग का इस्तेमाल करना और प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ना सीखा। एक जाति जो पहली बार अफ्रीका से निकलकर दुनिया भर में फैली। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला मानव। इनका विकास लगभग 20 लाख साल पहले हुआ था। ये सबसे पहले ईस्ट अफ्रीका में देखे गए, खासकर केन्या और तंजानिया के इलाकों में। पहली बार 1891 में डच साइंटिस्ट यूजीन डुबोइस ने इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर एक फॉसिल खोजा, जिसे उन्होंने जावा मैन कहा। ये होमो इरेक्टस ही था। होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन होमो हेबिलिस से हुआ था। होमो हेबिलिस का दिमाग 600 से 700 सीसी होता था, जबकि होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज 800 से 1100 सीसी तक पहुंच गया, जो मॉडर्न ह्यूमंस के दिमाग से थोड़ा कम था, लेकिन उनसे पहले की प्रजातियों से काफी बड़ा था। होमो इरेक्टस की शारीरिक रचना मॉडर्न ह्यूमन से मिलती जुलती थी। सीधा चलने की क्षमता, लंबी टांगों और छोटी बाहों का अनुपात, मजबूत हड्डियां और मजबूत जॉलाइन, मोटे दांत। उनका शरीर धरती के बदलते मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के अनुकूल बना था। उनका शारीरिक बल उनकी एक विशेषता थी। होमो इरेक्टस ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां की। ये पहली प्रजाति थी जिन्होंने आग का नियंत्रण सीखा। इससे उन्होंने भोजन पकाया, ठंड से बचाव किया और रात में सुरक्षा पाई। उन्होंने एशुलियन टूल्स बनाए। ये हथौड़े जैसे स्टोन टूल्स थे जो काटने, तोड़ने और खाने के लिए उपयोगी थे। होमो इरेक्टस समूह में रहते थे, शिकार मिलकर करते थे। ये एक सामाजिक व्यवहार था जो मॉडर्न ह्यूमंस कल्चर का आधार बना। कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि उनमें कम्युनिकेशन के बेसिक रूप विकसित हो चुके थे। होमो इरेक्टस पहला मानव था जो अफ्रीका से बाहर आया। अफ्रीका से मिडल ईस्ट, वहां से इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। जावा इंडोनेशिया में मिले फॉसिल्स बताते हैं कि ये प्रजाति कम से कम 10 लाख साल पहले वहां थी। उनका माइग्रेशन सबूत है कि ये प्रजाति विकासशील थी और नए पर्यावरण में जीने की क्षमता रखती थी। होमो इरेक्टस को हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर माना जाता है। होमो हिडेलबर्गेंसिस, जो आगे चलकर निएंडरथल और होमो सेपियंस में विकसित हुए, शायद होमो इरेक्टस से ही निकले थे। कुछ फॉसिल्स होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच की इवोल्यूशनरी लिंक्स को दिखाते हैं। इसलिए होमो इरेक्टस प्राचीन और आधुनिक इंसानों के बीच एक पुल का काम करता है। होमो इरेक्टस की विलुप्ति के कारण एक या दो नहीं थे, बल्कि कई घटनाओं का संयुक्त प्रभाव था, जैसे प्रतियोगिता, क्लाइमेट चेंज, आहार की समस्या और पॉपुलेशन डिक्लाइन। उस समय पर अन्य नई मानव प्रजाति जैसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस का विकसित होना। ये प्रजातियां शायद ज्यादा समर्थ, समझदार और उपयुक्त औजार बनाने में निपुण थी, जिससे होमो इरेक्टस पिछड़ गया। होमो इरेक्टस के कुछ प्रसिद्ध फॉसिल्स हैं जो हमें उनके जीवन, शरीर और समय के बारे में बताते हैं। 1891 में इंडोनेशिया में मिला जावा मैन। इसने होमो इरेक्टस को पहली बार दुनिया के सामने लाया। केन्या में मिला तकाना बॉय, लगभग 16 लाख साल पुराना एक कंप्लीट स्केलेटन जो एक 18 से 11 वर्ष के बच्चे का था। चाइना से मिला पैकिंग मैन,
जो ये दिखाता है कि होमो इरेक्टस काफी दूर तक फैल गए थे। ये फॉसिल्स इवोल्यूशनरी साइंस में माइलस्टोन है। होमो इरेक्टस में पुरुष और महिला का शारीरिक अंतर होमो सेपियंस से थोड़ा ज्यादा था। पुरुष का शरीर बड़ा और मजबूत होता था, जो शायद उनके सामूहिक व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करता था। ये भी माना जाता है कि होमो इरेक्टस छोटे सामुदायिक ग्रुप्स में रहते थे। तरकाना बॉय फॉसिल से ये भी पता चला है कि होमो इरेक्टस के बच्चे काफी तेजी से बड़े हो जाते थे। इसका मतलब है उनमें बचपन के दिन काफी कम होते थे। होमो इरेक्टस का अब तक पूरा जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ है, क्योंकि उनके डीएनए के सैंपल पूरे डिग्रेड हो चुके हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी कुछ जेनेटिक लेगेसी आज के मानव जाति में इनडायरेक्टली हो सकती है, खासकर उन प्रजातियों के माध्यम से जो होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए, जैसे होमो हाइडेलबर्गेंसिस। होमो इरेक्टस का सफर मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इन्होंने हमें चलना सिखाया, आग का इस्तेमाल सिखाया और दुनिया में पहली बार यात्रा करना सिखाया। यही था होमो इरेक्टस, एक वीर, एक विकसित और अंत में एक भुला दिया गया पूर्वज। कल्पना कीजिए आप किसी घने जंगल में हैं, हवा में नमी है, चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं और दूर पहाड़ियों से बहता कोई नदी का स्वर कानों में पड़ता है। ये कोई आधुनिक जंगल नहीं है, ये दुनिया उस युग की है जब मानव सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था। एक दुनिया जो अभी पूरी तरह से इंसानी नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर कई तरह की होमो प्रजातियां विचरण कर रही थी। इसी समय काल में एक ऐसी मानव प्रजाति विकसित हो रही थी जिसने आगे चलकर आधुनिक मानव और निएंडरथल दोनों को जन्म देने में भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं होमो हाइडेलबर्गेंसिस की। ये नाम शायद आज आम लोगों में ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन विज्ञान, मानव विज्ञान और इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए ये एक ऐसा नाम है जो हमारे इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने की चाबी है। होमो हाइडेलबर्गेंसिस का सबसे पहला प्रमाण हमें 1960 में जर्मनी के हाइडेलबर्ग नामक स्थान से मिला, जब एक मजदूर को मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक विशाल जबड़ा मिला। इस जबड़े की बनावट ऐसी थी जो न तो पूर्ण रूप से आदिम थी और न ही पूरी तरह आधुनिक। इसने उस समय के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। बाद में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो स्कॉटेनसेक ने इसका अध्ययन कर इसे एक नई मानव प्रजाति घोषित किया और इसका नाम होमो हाइडेलबर्गेंसिस रखा गया। ये एक ऐसा समय था जब मानव इतिहास की एक और परत हमारे सामने खुल रही थी। पिछली वीडियोस में हमने मानव विकास की उस लंबी, जटिल और रोमांचक यात्रा की शुरुआत देखी जो अफ्रीका की धरती पर होमो हैबिलिस से शुरू हुई। एक ऐसा प्राणी जिसने पहली बार पत्थर को हथियार बनाया और फिर होमो इरेक्टस के रूप में वह प्रजाति दुनिया के पहले महान यात्रियों में बदल गई, जिसने आग पर नियंत्रण सीखा और लंबी दूरी तय की। आज हम इस विकास की तीसरी सीढ़ी पर खड़े हैं, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, एक ऐसी प्रजाति जिसने केवल शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मानवता को उसकी वास्तविक पहचान के और निकट पहुंचा दिया। होमो इरेक्टस की पीठ पर सवार होकर लगभग 6 लाख साल पहले एक नई प्रजाति ने जन्म लिया। अब केवल जीवित रहने का संघर्ष नहीं था, बल्कि उस संघर्ष को संगठित तरीके से जीने का युग शुरू हो चुका था। यहीं से हमारी सामाजिक अस्तित्व की कहानी वास्तव में आकार लेने लगी। इस समय तक प्राचीन मानव प्रजातियां पहले से कई अधिक जटिल वातावरण में रहने लगी थी। हिम युग की शुरुआत हो चुकी थी। यूरोप और एशिया बर्फ से ढकने लगे थे। ऐसे में केवल ताकतवर जीव नहीं बल्कि समझदार, अनुकूलनशील और सामाजिक जीव ही टिक सकते थे और होमो हाइडेलबर्गेंसिस उन्हीं में से एक था। इनके जीवाश्म आज हमें अफ्रीका, यूरोप और पश्चिमी एशिया से प्राप्त होते हैं। अफ्रीका में इथियोपिया, यूरोप में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और ग्रीस तक इनके निशान फैले हुए हैं। ये न केवल उनके व्यापक फैलाव को दर्शाते हैं बल्कि ये भी संकेत देते हैं कि उस वक्त मानव पूर्वजों ने कई नई संस्कृतियों का युग शुरू कर दिया था। जहां होमो इरेक्टस ने सरल औजार बनाए, वहीं होमो हाइडेलबर्गेंसिस ने औजारों को विशेष कार्यों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया था। हाथ की कुल्हाड़ी अब सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वह एक शिल्प का प्रतीक बनने लगी थी। औजारों में बदलाव आया, संतुलन आया। किसी घायल जानवर को मारने के लिए, चमड़ी उतारने के लिए, हड्डी तोड़ने के लिए अलग अलग औजार बनाए जाने लगे।
शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो होमो heidelbergensis ना तो पूर्ण रूप से पशु था और ना ही आधुनिक मानव। इनका कद औसतन 5 फुट 9 इंच से भी ऊपर था। शरीर भारी और मजबूत था। मांसपेशियां उभरी हुई और हड्डियां बहुत सख्त थी, मानो प्रकृति ने इन्हें शक्ति और सहनशीलता का प्रतिरूप बना दिया हो। ये औसतन 50 से 60 साल जीते थे। और सबसे रोचक बात यह है कि इनके मस्तिष्क का आकार लगभग 1200 से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर था, यानी लगभग होमो सेपियंस के बराबर। इस बात से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। एक, अब सोचने समझने की क्षमता में लंबी छलांग लगी थी, और दूसरा, भाषा जैसी जटिल चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। भले ही उन्होंने स्पष्ट भाषा न विकसित की हो, लेकिन ध्वनि, हाव भाव और सामूहिक संकेतों की सहायता से आपसी समन्वय संभव हो गया था। अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जहां होमो heidelbergensis हमारे लिए केवल एक जीवाश्म नहीं बल्कि एक सामाजिक जीव के रूप में उभरता है। स्पेन की सीमा दे लॉस हिसोस गुफाओं में पाए गए अवशेषों से ये पता चलता है कि वे अपने मृत साथियों को दफनाते थे। ये केवल मृत्यु का प्रबंधन नहीं था, ये मृत्यु का अर्थ समझने का आरंभ था। पहली बार किसी मानव प्रजाति ने जीवन के परे कुछ सोचा। संभव है उन्होंने मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना की हो, और यही उस भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत थी जो बाद में धर्म, रीति रिवाज और संस्कृति के रूप में विकसित हुई। उनका पारिवारिक जीवन भी जटिल होता जा रहा था। प्रसव संभवतः सामूहिक सहायता में होता था। बच्चे समूह के हर सदस्य की जिम्मेदारी होते थे। क्या ये पहली बार था जब कोई समुदाय अपने बच्चों को अहमियत देने लगा था? नहीं, इससे कई पहले होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के वक्त से बच्चे पूरे समूह की जिम्मेदारी होते थे। और शिकार, अब वह केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं थी, वह एक रणनीतिक आयोजन था जिसमें कोई मोर्चा संभालता था, कोई पीछे से आता था और कोई बच निकलने के मार्ग को रोकता था। ये दर्शाता है कि होमो heidelbergensis अब टीम वर्क के महत्व को समझने लगा था। अब एक बड़ा सवाल, क्या वे आग का उपयोग करते थे? कई पुरातात्विक स्थलों पर इसके प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने नियंत्रित रूप से आग का उपयोग करना सीख लिया था। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, अंधेरे में रोशनी की और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आग ने उन्हें इकट्ठा होना सिखाया। आग के चारों ओर बैठकर अनुभव बांटना, योजना बनाना और शायद कहानियां सुनाना, ये सब होमो सेपियंस की मानसिकता की नींव में होमो heidelbergensis द्वारा रखे गए पत्थर हैं। होमो heidelbergensis के जीवन की कल्पना कीजिए। सर्दियों की रात में परिवार के साथ आग के चारों ओर बैठा एक समूह बड़े जानवरों के शिकार की योजना बना रहा हो, आपसी संकेतों में संवाद कर रहा हो और अपने बुजुर्ग सदस्यों की कहानियां सुन रहा हो। ये मानवता के उस युग की झलक है जिसे हम सभ्यता के पहले बीज कह सकते हैं। यहाँ ना तो भवन थे, ना ही शहर, लेकिन एक सोच थी, एक व्यवस्था थी, एक प्रयास था जो उन्हें जानवरों से अलग करता था। एक और जरूरी बात यह है कि होमो heidelbergensis ने हमें विविधता दी। यूरोप में यही प्रजाति आगे चलकर निएंडरथल के रूप में विकसित हुई और अफ्रीका में होमो सेपियंस के रूप में, यानी वो सांस्कृतिक और जैविक रूप से हमारे कॉमन पूर्वज थे। और अंततः धीरे धीरे जब जलवायु और परिस्थितियों ने करवट ली, जब नए वंश अधिक तेज, सक्षम और सामाजिक हुए, तब होमो heidelbergensis इतिहास के पर्दे से गायब हो गए। लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो हमारी हर सोच, हर भावना, हर रिश्ते में जीवित है। हमारा डर, हमारी जिज्ञासा, हमारी योजना बनाने की प्रवृत्ति, सब में होमो heidelbergensis समाया हुआ है। इसी प्रजाति से यूरोप में निएंडरथल का विकास हुआ और शायद अफ्रीका में होमो सेपियंस का भी। यह एक ऐसी प्रजाति थी जिससे दो मुख्य मानव प्रजातियां निकली। सोचिए, एक ही मूल से निकली दो शाखाएं। एक ने कठोर जलवायु वाले यूरोप में खुद को ढाला और निएंडरथल बनी, और दूसरी ने अफ्रीका की बदलती परिस्थितियों से समझौता किया और हम होमो सेपियंस बने। इस रूप में होमो heidelbergensis केवल एक प्रजाति नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक मुख्य पड़ाव है।
और अब जब हम अपने अगले पड़ाव यानी कि होमो निएंडरथल की ओर बढ़ते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि होमो हेडेलबर्गेंसिस ने ही उनके अस्तित्व की जमीन तैयार की थी। उन्होंने मानवता को एक ऐसा आधार दिया जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए, इस श्रृंखला के अगले भाग में हम मिलेंगे होमो निएंडरथल से, एक और रहस्यमयी, शक्तिशाली और अत्यंत भावनात्मक प्रजाति से, जो एक समय में मानवता की सबसे करीबी शाखा थी। होमो निएंडरथल एक ऐसी प्रजाति जिसने लाखों सालों तक इस धरती पर राज किया, कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहे और हमारे पूर्वजों के साथ एक अनोखा रिश्ता बनाया। उनकी कहानी सिर्फ विलुप्ति की ही नहीं, बल्कि साहस, अनुकूलन और शायद सबसे महत्वपूर्ण इंसानियत की है। वो हमसे अलग थे, पर हमसे जुड़े भी थे। उनकी अनसुनी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना जटिल और विभिन्न हो सकता है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम सब चाहे कितने भी अलग दिखे, एक ही कहानी के हिस्से हैं, मानव जाति की कहानी। उनकी खोज ने हमें अपनी पहचान को नए सिरे से परखने पर मजबूर किया। उन्होंने दिखाया कि इंसान होने का मतलब क्या है और कैसे कई रास्ते थे जिन्होंने इंसान बनाया। जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हम अपनी खुद की कहानी को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और भविष्य के लिए नए सवाल उठाते हैं। क्या और भी कोई ऐसी प्रजाति है जिसे हम अभी तक नहीं जानते हैं? और क्या हम होमो सेपियंस भी एक दिन किसी नई कहानी का हिस्सा बनेंगे? साल 1856 था। जर्मनी की निएंडर घाटी में एक लाइमस्टोन खदान के मजदूरों को एक ऐसी खोज मिली जिसने हमारी इंसानियत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें कुछ अजीब हड्डियां मिली, हड्डियां जो इंसानों जैसी थी पर कुछ अलग थी, मोटी और मजबूत। उन पर प्राचीन मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। ये किसकी थी? क्या ये कोई पुराना भालू था या फिर कोई विलुप्त हो गया जानवर? जब ये हड्डियां जांच के लिए पहुंची तो दुनिया हैरान रह गई। ये हड्डियां किसी अनजान प्रजाति की थी जो हम इंसानों के करीबी रिश्तेदार थे, होमो निएंडरथल्स। इस पहली खोज के बाद अगले कई दशकों में यूरोप और एशिया के विभिन्न स्थानों पर और भी हड्डियां और सबूत मिले। हर नई खोज ने इस रहस्यमयी प्रजाति के बारे में हमारी समझ को गहरा किया और उन पुरानी धारणाओं को चुनौती दी जो उन्हें सिर्फ असभ्य और जानवरों की तरह देखती थी। लेकिन निएंडरथल्स कौन थे? जब निएंडरथल्स की पहली हड्डियां मिली तो वैज्ञानिकों और आम लोगों में उन्हें लेकर गलत धारणाएं बन गई। ये माना जाता था कि निएंडरथल्स में बुद्धि नहीं थी, वे कोई कला या संस्कृति नहीं समझते थे और बस पशुओं की तरह जीते थे। उन्हें जंगली और हिंसक माना जाता था, जो सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। ये सोचा जाता था कि वे होमो सेपियंस यानी कि आधुनिक मानव से बहुत कम विकसित थे और इसलिए वे विलुप्त हो गए। उन्हें मानव से ज्यादा जानवर की श्रेणी में रखा जाता था। पर क्या ये सच था? आइए निएंडरथल्स के बारे में और जानते हैं। निएंडरथल करीब 4 लाख साल पहले अफ्रीका से बाहर निकले और यूरोप और एशिया तक फैल गए। उनकी आबादी ब्रिटेन से लेकर साइबेरिया तक और दक्षिण में मध्य पूर्व तक फैली हुई थी। वो उस समय के कठोर मौसम, खासकर हिमयुग के माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने करीब 3.5 लाख सालों तक इस कठोर वातावरण में सफलतापूर्वक निवास किया। उनका शरीर हमसे अलग था। वे छोटे और मजबूत थे। पुरुषों का औसत कद 5 फुट 3 इंच और महिलाओं का औसत कद 5 फुट तक होता था। उनके शरीर की बनावट ठंडी जगहों में रहने के लिए अनुकूल थी। उनकी बड़ी नाक ठंडी हवा को गर्म करती थी, जो उनके लंग्स के लिए जरूरी था। उनकी मजबूत हड्डियां और मांसपेशियां आज के ओलंपिक वेट लिफ्टर से भी ज्यादा ताकतवर थी और जो उन्हें शिकार करने, कठोर और दुर्गम इलाकों पर चलने और मुश्किल हालातों में जिंदा रहने में मदद करती थी। उनके दिमाग का साइज भी हमसे मिलता जुलता था और कुछ मामलों में हमसे भी थोड़ा बड़ा था।
ये इस बात का संकेत देता है कि उनके पास भी सोचने की क्षमता थी और वे सिर्फ शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थे। उन्होंने जटिल पत्थरों के औजार बनाए जिसे मोस्टेरियन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें एक खास तकनीक लेवलॉइस टेक्निक का इस्तेमाल होता था, जिसमें एक बड़े पत्थर से नियमित रूप से फ्लैक निकालकर तेज धार वाले औजार बनाए जाते थे। ये औजार सिर्फ शिकार के लिए नहीं थे, बल्कि खाने की चीजों को काटने, गर्म कपड़े बनाने के लिए खाल साफ करने, लकड़ी पर काम करने और यहाँ तक कि हड्डियों को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। वो जबरदस्त शिकारी थे। बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना उनके लिए आम बात थी। मैमथ, राइनोसेरस और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए वे समूह में काम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। उनके शिकार करने के तरीके में घात लगाकर हमला करना और जानवरों को खड़ी चट्टान से गिराना शामिल था, जिससे उन्हें ज्यादा सुरक्षित रूप से बड़े पशुओं का मांस मिल सके। उन्हें आग का इस्तेमाल करना आता था, जो ठंड से बचने, खाना बनाने, रात में रोशनी और शिकार को दूर रखने में मदद करता था। कुछ सबूत ये भी बताते हैं कि वे आग का नियंत्रित इस्तेमाल अच्छे से जानते थे, जो उनकी तकनीकी समझ का प्रमाण है। उन्होंने कठोर हिमयुग में जीवन के लिए कई तरह के घर बनाए, जिसमें गुफाएं, चट्टान की छाया और यहाँ तक कि मैमथ की हड्डियों से बने झोपड़े भी शामिल थे। नियंडरथल के बारे में जब हम कहते हैं कि वे सिर्फ शिकारी थे, तो हम उनकी कहानी का एक बहुत ही गहरा पहलू भूल जाते हैं। सबसे गहरा सबूत मिला था इराक के शनिदार गुफाओं में। जैग्रोस पहाड़ों में छुपी एक प्राचीन गुफा, आज के इराक के दुर्गम कोने में, जहां मिट्टी में लाखों सालों तक एक राज दबा हुआ था। 1950 के दशक में एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट राल्फ सोलेकी ने यहां खुदाई शुरू की और उन्हें एक या दो नहीं, पूरे 10 नियंडरथल स्केलेटन्स मिले। कुछ आधे जले हुए, कुछ पूरी तरह सुरक्षित। पर सबसे ज्यादा छा गया था शनिडर 1। उसका स्केलेटन कुछ अलग था। उसका बायां हाथ कटा हुआ था, एक पैर जख्मी था, कंधा टूटा हुआ था और वो एक आंख से अंधा भी था। ऐसी विकलांगता के साथ वो नियंडरथल महीनों नहीं, सालों तक जिंदा रहा था। इसका एक ही मतलब था, उसके साथियों ने उसका ख्याल रखा। उन्होंने उसके लिए शिकार किया होगा, खिलाया होगा, सर्दी से भी बचाया होगा। और फिर मिला शनिडर 4, एक और नियंडरथल स्केलेटन, जिसके इर्द गिर्द की मिट्टी में एक अनोखा सबूत मिला, फूलों के परागकण। लेकिन ये परागकण हवा से नहीं आए थे। ये 4 अलग फूलों के पेड़ों से आए थे, जैसे किसी ने उसके मृत शरीर के पास फूल रखे हो। क्या उसका अंतिम संस्कार किया गया था? एक अंतिम विदाई, एक श्रद्धांजलि, एक ऐसी प्रथा जो आज भी हम करते हैं, पर जिसकी शुरुआत शायद नियंडरथल ने की थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी था। कुछ सालों बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जो पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण मिले थे, वो फूल चढ़ाने के कारण नहीं, बल्कि कुछ और प्राकृतिक वजह से भी आ सकते थे, जैसे कि गुफा में रहने वाली मधुमक्खियां। तो फिर सवाल ये था, क्या ये अंतिम विदाई थी या प्रकृति का एक संयोग? जवाब आज भी पुराने पत्थरों के बीच सो रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, शनिडर 4 अकेला नहीं था। उसके आसपास और भी स्केलेटन मिले, जो सावधानी से दफनाए गए थे, पूरी तरह सुरक्षित, जैसे किसी ने सोच समझकर उन्हें दफनाया हो। और ये वही जगह थी जहां 2018 से 2020 तक फिर से नई खुदाई हुई। नए टूल्स मिले, नए बोन्स और नए सबूत मिले, जिनमें एक और फीमेल नियंडरथल का स्कल मिला, जिसे सावधानी से दफनाया गया था। सिर्फ मिट्टी में दबाया नहीं गया था, मतलब पूरी तरह से अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन फिर करीब 30 से 40 हजार साल पहले नियंडरथल धीरे धीरे इस धरती से गायब होने लगे। उनके आखिरी निशान यूरोप के दक्षिणी इलाकों जैसे कि जिब्राल्टर में पाए गए। क्या हुआ था, वे क्यों गायब हो गए, ये आज भी मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। बहुत से सिद्धांत हैं और हो सकता है कि इसकी कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई कारणों से वे विलुप्त हुए होंगे। एक बड़ी वजह हो सकती है जलवायु परिवर्तन। उस दौर में बर्फीले युग का अंत हो रहा था, मौसम तेजी से बदल रहे थे,
तापमान में भारी उतार चढ़ाव आ रहे थे। इससे उनकी जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हुई होगी। उनके शिकार कम हो गए और नए वातावरण के साथ खुद को ढाल पाना मुश्किल होने लगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि असली टक्कर होमो सेपियंस से हुई। शायद हमारी बेहतर सामाजिक संरचना, हमारी टीम वर्क की ताकत या हमारे द्वारा बनाए गए और जटिल हथियारों ने हमें उन पर बढ़त दिला दी। शायद हम ज्यादा दूर दराज तक संपर्क बनाने में सक्षम थे, एक दूसरे से सीखते, चीजें साझा करते और बड़े पैमाने पर आदान प्रदान करते। हमारी भोजन प्रणाली भी ज्यादा विविधतापूर्ण थी, जिससे हम बदलते मौसम में बेहतर टिक पाए। एक और दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि क्या हमने उन्हें बीमार कर दिया? क्या हम अपने साथ अफ्रीका से कुछ ऐसी बीमारियां लाए जिनसे वे कभी उभर नहीं पाए? या फिर बात जनसंख्या की थी? निएंडरथल की आबादी बहुत बड़ी नहीं रही। वे छोटे छोटे समूहों में फैले हुए थे, जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम थी। कम जनदर, सीमित संसाधन और अलग थलग समूह, ये सब उन्हें किसी भी बड़ी मुसीबत के सामने कमजोर बना देते थे, चाहे वो जलवायु हो, महामारी हो या कोई और चुनौती। इन सभी वजहों ने मिलकर शायद उन्हें धीरे धीरे मिटा दिया। उनकी विलुप्ति कोई एक भयानक हादसा नहीं थी, बल्कि एक धीमा, लगभग खामोश अंत था जो हजारों सालों में हुआ। जैसे किसी पुराने गीत की अंतिम धुन धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई। आज निएंडरथल सिर्फ पुरातत्व के पन्नों में सिमट कर नहीं रह गए हैं, वे हमारे डीएनए में जिंदा हैं, एक इनविजिबल विरासत के रूप में। हर नॉन अफ्रीकन इंसान के जीनोम में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए हो सकता है। ये प्रमाण है कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बल्कि हमारा ही एक हिस्सा बन गए। ये निएंडरथल जीन्स हमारी सेहत, रूप और यहाँ तक कि व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि निएंडरथल डीएनए हमें ठंडी और बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, जबकि कुछ अन्य शोध इसे एलर्जी, डिप्रेशन और डायबिटीज जैसे आधुनिक रोगों से भी जोड़ते हैं। ये जीन्स हमारे बालों के रंग और त्वचा के प्रकार को भी प्रभावित कर सकते हैं। हर दिन नए शोध हो रहे हैं जो निएंडरथल के बारे में हमारी समझ को बदल रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि वे कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनकी समझ कैसी थी। उन्होंने हमें जिंदा रहने के कई तरीके सिखाए और उनका अनुभव आज भी हमारे लिए एक सबक है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहा जा सकता है।